नमस्ते, मेरा नाम मिस्सी है और मेरी उम्र 19 साल है। क्या आप जानते हैं कि विश्वासघात का अनुभव कैसा होता है? क्या उन लोगों ने आपको त्याग दिया है जिन्हें आपका समर्थन करना चाहिए था? मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी वह अनुभव करे जो मैंने अनुभव किया। अखबारों में मेरे बारे में जो लिखा गया वह रक्तहीन बच्चा था, जैसा कि यह तथ्य था कि मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया। सौभाग्य से यह लेख मेरे भावी दत्तक माता-पिता पीटर और जेसिका ने देखा। कुछ हफ्ते बाद मैं अपने नए परिवार में शामिल हो गया। मां और पिताजी को मेरे चमत्कारी जीवित बचने की कहानी सुनाना बहुत पसंद है। हालांकि मेरे 4 भाइयों के पास पहले से ही काफी कहानी है। एक दिन मेरे एक छोटे भाई डेन ने नाश्ते के समय मुझसे दूरी बना ली। जब मैं दर्द से चिल्लाई और उसने खून देखा, तो वह चिल्लाया, "वह बकवास है, वह झूठी है।" हाँ, हमारे बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन मुझे अपने भाइयों के साथ काफी समय बिताना पड़ता था क्योंकि मेरे माता-पिता हर समय काम पर रहते थे। मैंने एक सगे भाई या बहन होने का इतना सपना देखा था कि मैं लगातार अकेला और बाकी सभी से अलग महसूस करता था। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं बिना रक्त के कैसे पैदा हुआ। यह लाखों में से एक मामला है। डॉक्टरों ने कहा कि जब मेरी मां मेरे जन्म का इंतजार कर रही थी, तब झिल्ली किसी तरह से फट गई और मेरा खून मेरी मां में प्रवाहित हो गया। रक्त के बजाय मेरी मां का प्लाज्मा अधिक पतले रूप में मेरी नसों में प्रवाहित हुआ। हीमोग्लोबिन का स्तर 0 था। अपने जीवन में पहली बार डॉक्टरों ने एक रक्तहीन बच्चे को देखा जो बच गया। लेकिन इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने मेरी मां को बताया कि समय के साथ मस्तिष्क में विभिन्न विकार विकसित हो सकते हैं। मेरे रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ ठीक हो गया। मुझे रक्त चढ़ाया गया और फिर मेरा रक्त अस्थि मज्जा द्वारा उत्पादित होना शुरू हो गया। नरम ऊतक जो रक्त उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक था। 18 साल की उम्र तक मैं एक सामान्य बच्चे की तरह बड़ा हुआ। लेकिन फिर कुछ हुआ। 1 साल पहले जब मैं सिनेमा से लौट रहा था, सड़क पर एक महिला मेरे पास आई। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैं हर दिन दर्पण में देखता था। इससे पहले कि वह कुछ कहे, मुझे पता था कि वह मेरी असली मां है। उसने मुझे समझाया कि जो कुछ हुआ उसका उसे अफसोस है। उसने कहा कि वह बहुत छोटी थी, उसने अभी तक स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी और मैं बिजली के एक झटके की तरह थी जो कहीं से भी निकली हो। साथ ही मुझे विशेष देखभाल की जरूरत थी और वह इसे वहन नहीं कर सकती थी। प्रत्येक वाक्य के साथ मुझे अपने भीतर एक बवंडर उठता हुआ महसूस हुआ। फिर उसने मुझे बताया कि हाल ही में मेरे भाई का जन्म एक दुर्लभ रक्त रोग के साथ हुआ था और केवल मैं ही उसे बचा सकती थी। मैंने जो कुछ सुना, उस पर मुझे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा एक सगा भाई है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है। यह अवास्तविक स्वप्न जैसा लग रहा था। लेकिन मेरी मां पर मेरा गुस्सा अभी भी दूर नहीं हुआ है। जब मैं पैदा हुआ तो उसने मुझे छोड़ दिया और मैं उससे कोई समानता नहीं रखना चाहता था। उसने मेरे चेहरे के भाव देखे और जल्दी से एक बिजनेस कार्ड मेरी जेब में रख दिया। मेरे बारे में सोचो और मुझे बुलाओ। मैं जानता हूँ कि यह करना सबसे अच्छी बात नहीं थी, लेकिन मैं इससे बच गया। मेरे दिमाग में मैं केवल अपने भाई के बारे में सोच सकता था। भले ही मुझे त्यागने के लिए मुझे अपनी सगी मां से नफरत थी, लेकिन मेरा भाई अपने कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं था। वह मेरे सबसे करीबी व्यक्ति हैं। निःसंदेह मुझे उसे बचाना था। इसलिए उस शाम मैं अपनी दत्तक मां जेसिका से मिलने गया और मैंने उसे सब कुछ बताया। जेसिका ने मेरा समर्थन किया।
लेकिन फैसला किया कि हम सभी को एक साथ मिलना होगा। मैंने उस नंबर पर कॉल किया जो मेरी माँ ने मुझे छोड़ा था और हमारी मुलाकात तय हुई। हम अस्पताल में मिले, लेकिन यह बहुत अजीब लगा। वे एक कार्यालय में चले गए जबकि मैं बाहर दालान में इंतजार कर रहा था। आधे घंटे बाद वे एक डॉक्टर के साथ बाहर आए और कहा कि मैं दाता बन सकता हूँ। मुझे एक बड़े कमरे में ले जाया गया और पहले दिन से ही उन्होंने मुझे एक विशेष उपचार देना शुरू कर दिया जिसमें अस्थि मज्जा कोशिकाओं का कौन सा हिस्सा रक्त में प्रवेश करता है। फिर डॉक्टर मेरी नसों से खून निकालता है और जिसे इसकी आवश्यकता होती है उसे रक्त भेजता है। यह बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन पहली प्रक्रिया के ठीक बाद मैं बिस्तर से नहीं उठ सका। मेरा सिर बहुत बड़ा और भारी लग रहा था। मेरे पैर नूडल्स की तरह थे। हर समय मैं पीना और सोना चाहता था। जब तक यह सब खत्म नहीं हो गया, मैंने मिनटों की गिनती की। मैं अपने भाई से कब मिल पाऊंगा? मैंने सोचा कि मैं दोबारा किसी और के लिए ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे बाहर निकालने में जल्दबाजी नहीं की क्योंकि मुझे ठीक होने के लिए समय चाहिए था। मैं हर दिन अपनी दत्तक माँ से पूछता था कि मेरा भाई कैसा है, क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन वह सिर्फ सिर हिलाकर मुझे और अधिक आराम करने के लिए कहती थी। मेरी जन्म देने वाली माँ ने किसी कारण से आना बंद कर दिया। पहले की तरह मुझे उससे नाराजगी थी, लेकिन अब मुझे यह जानने में दिलचस्पी थी कि मैं अपने भाई से कब मिल पाऊंगा। चलते चलते होगा, क्या मुझे उसके साथ समय बिताने की इजाजत होगी? लेकिन सब चुप थे। मुझे चिंता होने लगी कि कुछ भी काम नहीं आएगा और मैं अपने भाई को नहीं बचा पाऊंगा। जब मुझे बेहतर महसूस होने लगा और मुझे घर जाने की अनुमति मिल गई, तो मैंने अपने भाई के बारे में पूछना जारी रखा। मेरी माँ जेसिका ने नीचे जमीन की ओर देखा। मैंने सबसे बुरा मान लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। क्या आप मुझे मेरे भाई के बारे में बताएंगे? मैंने तुरंत पूछा। हाँ, मेरे पिता ने उत्तर दिया। पीटर, तुम्हारा भाई मौजूद नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे इस समाचार से मेरे सिर पर आघात हुआ है। पता चला कि मेरी जैविक माँ बहुत बीमार थी और उसे अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी। सर्वोत्तम दाता जैविक रूप से संबंधित लोग हैं। यही एकमात्र कारण है कि उसने मुझे याद किया। लेकिन वह जानती थी कि मैं उससे नाराज हूँ, इसलिए उसने मेरे भाई के बारे में कहानी बना दी। सबसे बुरी बात यह है कि मेरी दत्तक माँ को अस्पताल में उनकी मुलाकात के पहले दिन से ही पता चल गया था। उसे मेरी माँ पर दया आ गई जिसने उससे अपनी जान बचाने की भीख मांगी। इसलिए उसने मुझे अपनी अस्थि मज्जा दान करने की अनुमति दी, लेकिन बदले में उसने उससे यह वादा करने को कहा कि जब वह स्वस्थ होगी तो मेरे जैसे अन्य बच्चों को बचाने के लिए लगातार रक्तदान करेगी, जिन्हें इसकी तत्काल आवश्यकता है। अब मेरी जैविक माँ की सर्जरी हुई है और वह ठीक है। मुझे शायद खुश होना चाहिए, लेकिन दो लोगों, मेरी जैविक माँ और मेरी माँ जेसिका, द्वारा धोखा दिए जाने का एहसास मुझे जाने नहीं देगा। आप क्या सोचते हैं? क्या मुझे अपनी जैविक माँ और मेरी माँ जेसिका, जो सब कुछ जानती थी, के विश्वासघात को माफ कर देना चाहिए? मुझे टिप्पणियों में अपनी राय बताएं और सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।